हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल सोल इंग्लिश के अंदर। मेरा नाम है मोनू। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम हमारी हिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर का, ठीक सुना आपने, बीए सोल हिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो क्या है, ये वीडियो आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बीए प्रोग्राम हिस्ट्री में सोल के अंदर सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद आपको हर यूनिट पर अलग से एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बीए सोल हिस्ट्री के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं अपनी इस लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमारे सिलेबस में हमें कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं सेकंड सेम के अंदर हिस्ट्री के सिलेबस में। इसके बाद आपको हर वीडियो में अलग से हर यूनिट की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं सिलेबस को शुरू करूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि हमारे पास टोटल 8 यूनिट है, यानी कि सेकंड सेम के अंदर आपको टोटल हिस्ट्री में 8 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं आपने? 8 यूनिट पढ़ने हैं। अब अगर आप यूनिट नंबर 1 को देखें तो यूनिट नंबर 1 का नाम है दी अर्ली टर्क्स एंड खिलजीज। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये सिलेबस किस तरीके से बनाया गया है और इन सारे यूनिट को यहां पर क्यों डाला गया है। मैं आपको ये समझाता हूं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, जो आपका बीए सोल हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर था, वहां पर आपने एंशियंट इंडिया को समझा। किसको समझा आपने? एंशियंट इंडिया को समझा। ये है आपका सेकंड सेमेस्टर। यहां पर आप समझने वाले हो मिडिएवल इंडिया को। किसको समझने वाले हो आप? मिडिएवल इंडिया को। तो सबसे पहले सवाल ये आ गया भैया कि एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल इंडिया, ये बाइफरकेशन पीरियड में किस तरीके से किया जाता है। ये बाइफरकेशन इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में किस तरीके से किया जाता है, इस बात को आप ध्यान समझिएगा। तो अगर हम हमारी इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, अगर हम हमारी इंडियन हिस्ट्री को ध्यान से समझेंगे तो हम इंडियन हिस्ट्री में टोटल 3 पीरियड बनाते हैं। कितने पीरियड बनाते हैं हम? 3 पीरियड बनाते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। जो हमारा पहला पीरियड है उसको हम बोलते हैं एंशियंट इंडिया। क्या बोलते हैं हम? एंशियंट इंडिया। जो हमारा दूसरा पीरियड है इसको हम बोलते हैं मिडिएवल इंडिया। क्या बोलते हैं हम? मिडिएवल इंडिया। और जो हमारा लास्ट पीरियड है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। इतना पीरियडाइजेशन आप भी छोटी क्लासों में समझकर आ रहे हो, है ना। एंशियंट पीरियड, मिडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। तो एंशियंट पीरियड इंडियन हिस्ट्री में कब से लेकर कब तक होता है? तो जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट पीरियड है ये होता है 3500 बीसीई से 600 एडी तक। 600 एडी तक। अगर मैं बात करूं मिडिएवल पीरियड की तो ये शुरू होता है 1200 एडी से और ये खत्म होगा लगभग 1700 एडी पर। तो खत्म होगा 1700 एडी पर। और अगर मैं मॉडर्न पीरियड की बात करूं तो ये आपका शुरू होता है 1800 से और ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब भारत आजाद हो गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग तक जाता है। अब आपको यहां पर दिक्कत लग रही होगी कि भैया 600 एडी पर अगर एंशिएंट पीरियड खत्म हुआ तो हमारा अगला पीरियड भी 600 एडी पर ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन आपने तो यहां पर बोला मिडिवल पीरियड 1200 एडी से शुरू होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी को ध्यान समझिएगा। 600 एडी से 1200 एडी तक, इसी को समझिएगा आप। 600 एडी से 1200 एडी तक, इस पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली मिडिएवल पीरियड। क्या बोलते हैं हम? अर्ली मिडिएवल पीरियड। ये अर्ली मिडिएवल पीरियड क्या है? तो जब हम एंशिएंट से मिडिएवल की ओर शिफ्ट करेंगे, जब हम एंशिएंट से मिडिएवल की ओर शिफ्ट करेंगे तो मिडिएवल पीरियड में जाकर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यू रहेंगी। फॉर एग्जांपल, अब आपको टैक्स लेना है तो टैक्स तो आप फार्मर से ही लोगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज नहीं बदलेगी, लेकिन फार्मर से टैक्स लेने का तरीका बदल गया। एंशिएंट पीरियड में अलग तरीके से टैक्स लिया जाता था। मिडिएवल पीरियड में जब इस्लामिक सोसाइटी आएगी तो इस्लामिक सोसाइटी में टैक्स लेने का तरीका बदल जाएगा।
तो कुछ चीजें सेम रही, बाकी चीजें बदल गई। तो कौन सा वो बीच में ट्रांसमिशन का पीरियड है जहां पर चीजें बदल रही हैं? तो वो हो गया अर्ली मिडिवल पीरियड, जो हमें 600 से 1200 एडी के बीच में देखने को मिलेगा। अब आप दिमाग लगा सकते हो, अगर 600 से 1200 अर्ली मिडिवल, 1200 से 1700 मिडिवल, तो 1700 से 1800 फिर क्या होना चाहिए? अर्ली मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न, और फिर 1800 से मॉडर्न शुरू हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन हिस्ट्री में मेन पीरियड तीन ही है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, लेकिन हमें बीच में दो ट्रांसमिशन पीरियड देखने को भी मिलते हैं। क्या बोला मैंने? हमें बीच में दो ट्रांसमिशन पीरियड देखने को भी मिलते हैं। एक है अर्ली मिडिवल जो 600 से 1200 है, जिसके बाद मिडिवल आएगा। एक है अर्ली मॉडर्न जो 1700 से 1800 है। कौन सा? 1700 से 1800 है, जिसके बाद मॉडर्न आएगा। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं मिडिएवल पीरियड, यानी कि हम जो अपना सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो 1200 से शुरू होगा और लगभग लगभग 1700 एडी तक जाकर खत्म हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो हमारा सिलेबस है वो 1200 एडी में शुरू होगा और लगभग लगभग 1700 एडी में जाकर खत्म हो जाएगा। अब अपने यूनिट को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि मिडिवल पीरियड में हमें इंडिया में इस्लामिक रूल आता हुआ मिलेगा। क्या आता हुआ मिलेगा? इस्लामिक रूल आता हुआ मिलेगा। अब अगर मिडिवल पीरियड में इंडिया में इस्लामिक रूल आ रहा है तो वो इस्लामिक रूल लेकर कौन आएंगे? नॉर्मल सी बात है, इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन है, इंडिया में तो उसका ओरिजिन नहीं हुआ। जैसे हिंदुइज्म है, उसका ओरिजिन इंडिया के अंदर है ना। बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिन है, सिखिज्म इंडिया में ओरिजिन है। इस्लाम का ओरिजिन इंडिया से बाहर अरेबिया में हुआ है, ये बात हमें पता है। तो बाहर के ही रूलर्स होंगे जो इंडिया में इस्लामिक सिस्टम यानी इस्लामिक रूल को लेकर आ सकते हैं। तो कौन लेकर आएंगे? तो वो लेकर आएंगे टर्क्स। कौन लेकर आएंगे इस्लामिक रूल? टर्क्स लेकर आएंगे। कौन है टर्क्स? तो हमें जानने को मिलेगा कि अगर हम इंडिया से आगे की तरफ बढ़े तो ये वाला पार्ट हो गया आपका अफगानिस्तान। अब बोलोगे भैया पाकिस्तान का है, भूलना मत, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस समय पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही पार्ट थे। तो इंडिया की तरह आगे आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इधर की तरफ आपको ईरान देखने को मिलेगा। और ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया का। किसका पार्ट है? सेंट्रल एशिया का। अगली वीडियो लेक्चर में अच्छे से मैप भी समझाया जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा है? सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो सेंट्रल एशिया में जो ट्राइबल लोग थे, जो ट्राइबल ग्रुप थे, ये ट्राइबल ग्रुप जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते थे, इनकी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का नाम था टर्किक भाषा। कौन सी भाषा थी? टर्किक भाषा। तो टर्किक भाषा बोलने वाले, दिमाग लगाइएगा, टर्किक भाषा बोलने वाले टर्क्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्क्स कहलाएंगे। ठीक है, आप सही समझ रहे हो। टर्की में जो टर्की नाम पड़ा वो टर्किक भाषा के नाम पर ही है। और टर्की में भी जो लोग गए, जिन्होंने टर्की को बसाया, ओटोमन एम्पायर, वो सेंट्रल एशिया के टर्क्स ही थे। वही टर्की में गए थे, बाद में उसका नाम टर्की हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब मेरा ध्यान लगाइए, है ना। अर्ली टर्क्स, ठीक है, ये वो लोग हैं जो इंडिया में इस्लामिक रूल को लेकर आएंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इंडिया में इस्लामिक रूल को लेकर आएंगे। अब हम क्या करते हैं? हम इंडिया के इस्लामिक रूल को, यहां पर ध्यान लगाइएगा, हम इंडिया के इस्लामिक रूल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये हमारा पहला पार्ट। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो है मुगल एम्पायर। तो इंडिया में हमें दो अलग अलग इस्लामिक डायनेस्टी देखने को मिलेगी। दो अलग अलग इस्लामिक डायनेस्टी देखने को मिलेगी। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल एम्पायर। एक मिनट माफ कीजिएगा, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल एम्पायर। अगर मैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 1206 से 1526, 1206 से 1526। याद रखिएगा हमारा मिडिवल पीरियड 1200 में ही शुरू हुआ था। और मैंने क्या बोला? मिडिवल पीरियड आते ही इस्लामिक रूल आ जाएगा। तो पहला इस्लामिक रूल, पहली डायनेस्टी, पहला एम्पायर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। फिर आएंगे मुगल 1526 से, वैसे तो मुगल 1857 तक थे, लेकिन उस टाइम तक अंग्रेज आ चुके थे। मुगल नाम के थे। तो जो लास्ट ग्रेट मुगल किंग, ग्रेट ना बोले, जो लास्ट पावरफुल मुगल किंग हमें देखने को मिलता है वो है औरंगजेब, जो हमें देखने को मिलेगा 1707 तक। तो ये पीरियड याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526,
मुगल एम्पायर 1526 से 1707। ये हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है, इन्हीं के आसपास हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस घूमने वाला है। इतना आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली टर्क्स, तो टर्क्स यहां पर दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, क्योंकि टर्क्स ही हैं जो दिल्ली सल्तनत को लेकर आएंगे। अब दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी वो थी ऐबक डायनेस्टी, जिसको आप स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हो। ऐबक डायनेस्टी इसको आप क्या बोलते हो? स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद कौन आएंगे? खिलजीस आ जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी देखने को मिलती है, ये भी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, समझा देता हूं। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी देखने को मिलती है। ममलूक यानी स्लेव डायनेस्टी ऐबक वाली, इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। कौन कौन से 5 है? दोबारा आप रिपीट कीजिए। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो टर्क्स पढ़ेंगे तो वहां पर ऐबक पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, फिर आगे खिलजी। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा यूनिट कौन सा है? फिर खिलजी के बाद तुगलक्स, दूसरा हो गए। उसके बाद लोधी, ठीक है। बीच में इन्होंने सैयद गायब कर दिया, क्योंकि सैयद का पीरियड कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हम अपने वीडियो लेक्चर्स में लेते रहेंगे। तो ममलूक, खिलजीस, तुगलक, सैयद, लोधी, ये मिलके बनी दिल्ली सल्तनत। ये हो गए हमारे पहले 2 यूनिट। यहां पर हम 1526 तक का काम निपटा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आ गया यूनिट नंबर 3। आइए देखते हैं अब दिल्ली सल्तनत के बाद कौन, हमें पता है मुगल्स। आइए देखते हैं, मुगल्स आ गए। अच्छा, मुगल्स कहां से आ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, मुगल्स भी टर्क्स ही हैं, मुगल्स भी टर्क्स ही हैं। दिल्ली सल्तनत लाने वाले भी टर्क्स, मुगल्स भी टर्क्स। फिर भैया आपस में क्यों लड़े? डायनेस्टी का फर्क है। किसका फर्क है? डायनेस्टी का फर्क है ना, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है। अब मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट किसने करी? बाबर ने, हमें पता है। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। तो ये हो गया यूनिट नंबर 3 का पार्ट। बाबर जो मुगल एम्पायर लेकर आएगा। फिर कौन आ गया है? हुमायूं आ गया है। अब बीच में ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरल्यूड। व्हाट इज इंटरल्यूड? इंटरल्यूड क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मान लो भैया आप टीवी देख रहे हो और आपने मन बना रखा है टीवी देखेंगे हम, टीवी देखेंगे हम 1 से 3 बजे तक, ये हमारा मन है, टीवी देखेंगे हम 1 से 3 बजे तक। पापा आए बीच में 2 बजे आके टीवी बंद कर दी, बोला जाओ पहले पढ़ाई करो फिर आके टीवी देखना। तो ब्रेक आ गया ना बीच में, तो वो जो ब्रेक होता है उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड। तो मुगल डायनेस्टी भी कंटिन्यू रूल नहीं करेगी इंडिया में, बीच में एक ब्रेक आ जाएगा, कोई होगा जो मुगल को ओवरथ्रो कर देगा। बाद में फिर मुगल्स को वापस आकर अपना एम्पायर दोबारा से इंडिया में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कौन है जो ओवरथ्रो करेगा? शेर शाह, शेर शाह सूरी। ये हुमायूं को पीट पीट के इंडिया से भगा देगा। ये जो हुमायूं है बाबर का बेटा, इसको शेर शाह सूरी पीट पीट के इंडिया से भगाएगा। तो मुगल डायनेस्टी का बीच में ब्रेक आ जाएगा, कंटिन्यू रूल नहीं होगा। तो बोलते हैं इंटरलूड, ब्रेक आ गया। कौन ने करा है ब्रेक? शेर शाह। अब जब तक शेर शाह की डायनेस्टी इंडिया में रही, शेर शाह ने इंडिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव करे, तो समझना पड़ेगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू क्या है? कैसे खेती से टैक्स निकाला जाता था, वो हो गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये समझेंगे यूनिट नंबर 3 में। फिर आगे आपका यूनिट नंबर 4। अब अकबर, शेर शाह के जाने के बाद मुगल डायनेस्टी दोबारा कंटिन्यू होगी। तो हुमायूं के बाद कौन कंटिन्यू करेगा? अकबर, जिसको हम ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल बोलते हैं। तो अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ये सारे मुगल रूलर्स हैं, ये पढ़ेंगे इस यूनिट में। अब अकबर भी अपना एक नया सिस्टम लेकर आएगा। ग्रेट किंग वही है जो कंट्री में या एम्पायर में अपना सिस्टम स्टेब्लिश करे। तो अकबर का सिस्टम क्या है? मनसबदारी सिस्टम। शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, मैं डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा। तो कौन आ गए? मनसबदारी आ गया। ठीक है, ये अकबर का सिस्टम है। अकबर इस तरीके से टैक्स निकालने की कोशिश करेगा, बिना टैक्स के आप काम ही नहीं कर सकते। तो शेर शाह का टैक्स सिस्टम अलग है, अकबर का अलग है। अकबर का क्या नाम है? मनसबदारी नाम है। मनसबदारी भी अकबर ने कहां कहां से उठाया, सब समझेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। इसके बाद अकबर का राजपूत रिलेशन। भैया इंडिया में रहना है तो राजपूतों से बना के रखनी पड़ेगी। यही गलती कर गया कौन? औरंगजेब, इसलिए मुगल एम्पायर डूब गया। तो अकबर ने कैसे राजपूतों के साथ अपने रिलेशन बनाए, कैसे वो उनके साथ शादी करता था, कैसे वो उनको मनसबदारी में पोस्ट देता था, वो सब यहां पर आ जाएगा। फिर एक बंदा जिसने अकबर को बहुत परेशान करा राजपूतों में, महाराणा प्रताप, उनका समझेंगे।
है ना, ग्रेट महाराणा प्रताप उनको समझेंगे। फिर अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, नॉर्मल सी बात है, जब मुगल्स इंडिया में आए हैं तब भी इस्लामिक माइनॉरिटी है, नंबर बहुत कम है, मेजोरिटी में बाकी रिलीजन के लोग हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना है, तो आपकी रिलीजियस पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। तो सुलह कुल क्या था वो समझाऊंगा, क्या कौन सी चीज, तो हम अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में सुलह कुल की बात करने वाले हैं। सुलह कुल क्या होता है इसको समझेंगे हम अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के अंदर। किसने बनाई थी सुलह कुल की पॉलिसी? अकबर का ग्रेट साथी अबुल फजल, वही जिसने अकबरनामा लिखी है ना, उसको यहां पर समझा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यूनिट नंबर 5 क्या है? औरंगजेब, जिसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। क्यों? अभी समझाया, राजपूतों के साथ बनाकर नहीं रख पाया, तो इसने क्या करा राजपूतों के साथ, इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, इसने डेक्कन में क्या गड़बड़ कर दी, महाराष्ट्र वाले पार्ट में क्या गड़बड़ कर दी, वो देखने को मिलेगा। समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहे हो, शिवाजी, है ना। तो शिवाजी के साथ औरंगजेब का जो पूरा सीन था वो हमें यहां पर समझने को मिलेगा। और जैसे मैंने बोला उसके बाद हो गया मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, तो फिर हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। यूनिट नंबर 6 आ गए हमारे शिवाजी, है ना, जिन्होंने औरंगजेब के साथ एक अलग लड़ाई लड़ी है महाराष्ट्र में डेक्कन के अंदर। तो शिवाजी मराठा है, तो शिवाजी के साथ मराठा पॉलिटी का राइज कैसे होगा वो समझने को मिलेगा यूनिट नंबर 6 में। फिर ऑफकोर्स जैसा मैंने बोला हर ग्रेट किंग अपना सिस्टम लेकर आता है, तो शिवाजी भी ग्रेट किंग है, अपना सिस्टम लेकर आएंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना टैक्स निकालने का सिस्टम लेकर आएंगे। क्या सिस्टम था याद कीजिए, चौथ और देशमुखी, चौथ और देशमुखी, ये शिवाजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इसको पढ़ेंगे यहां पर। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पादशाही, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझेंगे। और लेटर मुगल्स, भाई बहादुर शाह जफर तक। अब यूनिट नंबर 7, अब ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड, इसको समझने की कोशिश की जाएगा ये क्या है। ठीक है, तो जब इस्लामिक पॉलिटिक्स, इस्लामिक एम्पायर इंडिया में आया तो वो बहुत सारे चेंजेस तो लेकर आई, लेकिन उन चेंजेस में जो हमें सबसे बेहतरीन या सबसे अलग या सबसे हटके जो चेंज देखने को मिलता है वो क्या है, इस्लाम अपना खुद का एक आर्टिस्टिक स्टाइल डेवलप कर चुका था। यह काम इस्लाम ने अरेबिया में और सेंट्रल एशिया में ही कर दिया था। यानी इस्लाम में पेंटिंग बनाने का, मॉन्यूमेंट्स बनाने का अपना एक तरीका था, ये काम इस्लाम जो है वो पहले ही कर चुका है अरेबिया और सेंट्रल एशिया के अंदर। इस्लामिक एम्पायर्स में, इस्लामिक डायनेस्टीज में आर्ट और आर्किटेक्चर को देखने का, उनको बनाने का अपना एक तरीका है, पेंटिंग का, म्यूजिक का, सबका अपना एक तरीका है। इंडिया जहां पर अब इस्लामिक रूल आ रहा है मिडिवल पीरियड में, वहां पर आर्ट और आर्किटेक्चर का अपना एक तरीका है। और हमारी आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत पुरानी है, आप कैलाश टेम्पल देख लो, आप अजंता की गुफाएं देख लो, आप एलोरा देख लो, आप साउथ में मंदिर देख लो, है ना, हमारा बहुत अलग लेवल का आर्ट और आर्किटेक्चर है। तो जब इस्लामिक आर्ट और इंडियन आर्ट मिक्स होगी तो एक नया आर्ट फॉर्म बनेगा जिसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। एक नया आर्ट फॉर्म बनेगा, कौन सा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडिया और इस्लामिक कल्चर इनको मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनेगा, है ना। उसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल सबको पता है, ताजमहल भी है, कुतुब मीनार भी है और रेड फोर्ट भी है, बहुत सारी चीजें, 28 दिन का झोपड़ा भी है। तो वो सब हमें इस वाले यूनिट में देखने को मिलेगा, जहां पर हम डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर और पेंटिंग समझने वाले, खासकर मुगलों के टाइम पीरियड पर। जहांगीर जो अकबर का बेटा था, पेंटिंग में बहुत तगड़ा काम करा है जहांगीर ने। ठीक है, जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, एक मिनट, जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जहां पर राधा कृष्ण की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस हुई, उनकी मूर्तियां बहुत ज्यादा फेमस हुई, उसको भी पैट्रोनाइज करने वाला जहांगीर ही है, हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 8, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी से हो क्या रहा है। तो लास्ट यूनिट हमारा डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट एंड री स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। 3 चीजें आ गई, कौन कौन सी 3 चीजें आ गई देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट एंड री स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। सूफीज्म
भक्ति मूवमेंट। तो अब हम समझेंगे मिडिएवल सोसाइटी में रिलीजियन क्या रोल प्ले करता था। तो दो बड़े रिलीजन कौन से हो गए इस्लाम के आने के बाद? एक ऑफ कोर्स इस्लाम, दूसरा हिंदुइज्म। हालांकि उस समय तक हिंदू वर्ड इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आपकी समझ के लिए हिंदुइज्म, तो दो बड़े धर्म आ चुके हैं। तो इस्लाम के जो एक्सट्रीम पीपल है, एक्सट्रीम ये मत समझना कट्टर लोगों की बात कर रहा हूं, एक्सट्रीम मतलब जो दुनिया छोड़कर रहते हैं, दुनिया जहां से परे रहते हैं, सोसाइटी से इतना इंटरेक्ट नहीं करते, वो कौन है? सूफी हैं। और हिंदुइज्म में उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा है? भक्ति मूवमेंट, कबीर, नानक, मीरा, है ना। तो इस समय रिलीजन क्या रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, वो देखेंगे। और फिर कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद नॉर्थ इंडिया हमें एक अलग कंडीशन में देखने को मिलेगा, वो हो गया हमारा री स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। होप करता हूं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हर एक वीडियो लेक्चर के साथ एक टॉपिक को उठाया जाएगा। पहला टॉपिक ऑफ कोर्स यूनिट नंबर 1 होगा और आपको एक एक टॉपिक समझाया जाएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो पूरी देखना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।